स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। चलिए रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ ग्रहण की। बता दें कि हिमाचल राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे। बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का जन्म 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में हुआ था और एक लंबे राजनीतिक जीवन में बतौर बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनने तक का उनका राजनीतिक सफर बड़ा लंबा रहा है। यहाँ तक कि गोवा विधानसभा को पेपरलेस बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। तो ग्राफिक्स के जरिए उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में उनका जन्म हुआ। हिमाचल के 28वें राज्यपाल बने राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर गोवा की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। अर्लेकर न केवल गोवा में विधायक रहे बल्कि मंत्री भी रहे। अर्लेकर गोवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजेंद्र अर्लेकर। संगठन में 2 बार महासचिव दक्षिण गोवा के पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजेंद्र अर्लेकर। गोवा औद्योगिक विकास निगम में अध्यक्ष भी थे राजेंद्र अर्लेकर। गोवा SC/ST वित्तीय विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरकार जिस तरह से सोचती है उस सोच को और एक सपोर्ट देना, आधार देना मेरा काम है। मैं और किसी कारण यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ की जनता ने अपनी एक सरकार चुनकर दी है। अपने यहाँ कुछ मंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो सब काम करते रहे हैं। उनके मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को आगे लेकर जाना, उसको बढ़ावा देना, उन मुद्दों के मुताबिक उनके लिए और कुछ चाहिए सपोर्ट, उसके लिए काम करना, ये मेरा दायित्व है। तो उधर सोमवार को भारी बारिश के बाद कांगड़ा में जल त्रासदी से आई तबाही का वो मंजर देखने को मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वहीं आपको बता दें तबाही के बाद का मंजर ये है कि इस जल त्रासदी में कईयों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोग अभी भी लापता हैं। वहीं आज सीएम जयराम ठाकुर भी कांगड़ा के दौरे पर हैं और जहां बारिश से प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांगड़ा में कल की जो बरसात है उसमें 17 लोग लापता थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और अभी भी लापता हैं। वहीं कुल लापता में एक शाहपुर, एक नगरोटा, बगवा की 10 वर्षीय बच्ची और साथ ही 15 लोग जिले के वो गांव में आए भारी लैंडस्लाइड में घरों में दब गए थे। वहीं वो गांव में 5 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। बात अगर जिला कांगड़ा सड़कों की करें तो यहाँ पर अभी भी जिला कांगड़ा की कुछ सड़कों को छोटे करने वाली सभी जो बहाल हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जो है वो सच साबित होता हुआ आ रहा है। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में हर जगह जिला कांगड़ा के हर क्षेत्र में तबाही का मंजर है। धर्मशाला में बादल फटने से इतनी तबाही हुई है कि मांझी खड्ड जो है वो उफान पे है। मैं हूं इस टाइम मनेड़ पंचायत में और यहाँ पर किस तरह की तबाही हुई है आपको मैं विजुअल के द्वारा दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएंगे। ये मनेड़ खड्ड, मांझी खड्ड जो है वो चल रही है। इसके सामने आप देखेंगे तो सभी घर आधे ढह चुके हैं, पूरी तरह से गिर गए हैं और इसमें के अंदर सामान जो है वो भी इस खड्ड के अंदर जो है वो समा गया है। स्लैब आप देख सकते हैं कि इसके बीचों बीच जो है वो स्लैब जो है वो खड़ी है। दूसरी तरफ ये पुल है, ये पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है, सिर्फ एक हिस्सा इसका बचा है। दूसरी साइड से पुल जो है वो पूरी तरह से बह गया है। तीसरी तरफ ये सिर्फ मांझी खड्ड पे एक और पुल था, यहाँ से लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पैदल आया जाया करते थे, लेकिन ये पुल भी जो है वो पूरी तरह से बह गया है। नीचे एक पानी की स्कीम है
वो भी इसके अंदर से पानी जो है वो निकल रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक तरफ इस तरफ भी दिखाएंगे विजुअल। ये यहाँ पर कुछ बना हुआ था, ये सारा गिर चुका है। ये रास्ता था, रास्ता ये गांव के अंदर पानी के पूरे निशान जो है, इस बाढ़ के पूरे निशान जो है, इस तबाही के पूरे निशान जो है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ इसके अंदर पानी की स्कीम की पाइपें हैं और साथ में साथ आप देख सकते हैं पूरी रेत से भर गया है, क्योंकि ये सारा जो मंजर है ये रात को पानी जो है यहाँ आएगा। मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, क्या रात को हुआ और किस तरह से कब ये बाढ़ आई और कितनी बाढ़ यहाँ पर आई थी? सर रात को बारिश बहुत देर से हो रही थी, बहुत जोर से हो रही थी, जमा बारिश हो रही थी। और सुबह 7:30 के करीब जो है ये जो है जो पानी का जो फ्लो ये जो है शुरू हो गया, बढ़ने शुरू हो गया सर। 7:30-8 बजे के करीब जो है एकदम जो पानी बढ़ने शुरू हो गया, जिसके जी तो हम लोग यहाँ खड़े थे, ये मंजर देख रहे थे। जैसे पानी फान पे आ गया हम लोग भागे यहाँ से, और देखते देखते पानी जो है सारी तरफ फैल गया। बिल्कुल, तो ये पानी जो है वो किस तरह से आया? सुबह 7:30 की घटना है और 7:30 बजे पानी जो है ये पूरी तरह से जो है वो यहाँ पूरे गांव के अंदर घुस गया था। लेकिन अभी पानी नीचे उतर चुका है, लेकिन अभी राहत का काम जो है अभी शुरू नहीं हो पाया कि दूसरी तरफ जो घर है वहाँ के लिए जो पुल था वो पूरी तरह से टूट चुका है। जनता टीवी के लिए धर्मशाला के मनेड़ गाँव से अनूप धीमान। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच शिमला से। पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे, पीड़ितों की हर संभव मदद। जो प्रभावित इलाकों में जो लोग हैं, जो कि भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है, उसके बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दौरा भी है कांगड़ा में। और फिलहाल आपको बता दें प्रभावित इलाकों का वो जायजा वहां पर लेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तबाही के मंजर के बाद की, और अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि हर संभव जो सहायता है पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। आपको बता दें कि पीड़ितों की हर संभव मदद यहाँ पर की जाए। अपने कांगड़ा दौरे से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से वो लगातार संपर्क में है। तमाम जानकारी जो ली जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है और अधिकारियों को भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है निरंतर चलते रहना चाहिए। जो प्रभावित लोग हैं उन तक हर संभव सहायता पहुँचाई जाए। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर से धर्मशाला का कुछ इलाका जो शाहपुर के साथ में जुड़ता है, वहाँ बहुत क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। बहुत सारे मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए दुख है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की दुखद उसमें मृत्यु भी हुई है। 10 लोग कांगड़ा में इसके कारण जो है वो अभी तक उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले कल आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद तुरंत उनने जो है एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से जुटी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है। और पिछले कल बारिश के कारण थोड़ी उसमें बाधा रही, कठिनाई भी रही। आज सुबह 6 बजे से शुरू दोबारा कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग जिनके बारे में अभी तक ये माना जा रहा है कि वो नहीं मिले हैं, मिसिंग हैं, तो उनको निकालने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें वो कामयाब होंगे। और फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश बोध भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक यहाँ पर हम करेंगे कांगड़ा का, जहां पर भारी तबाही का मंजर जो है वो भारी बारिश के बाद देखने को मिला है। फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई है अनूप, और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर दौरे पर हैं? बिल्कुल अंजलि, मैं पिछली बार आपको कहूं तो कल की अगर अभी तक की बात करूं तो 17 लोग जो है वो जिला कांगड़ा में लापता हुए थे, जिसमें से 15 लोग जो है वो बोहो गांव जो है वहां के जो है वो मैसिव लैंडस्लाइड वहां पे हुआ है, जिसमें से 3 घर जो है वो पूरी तरह से उस लैंडस्लाइड में दब गए थे। तो ज्यादातर लोग जो उसी घर के थे और उसके अलावा 4 से 5 घर और हैं जो डैमेज हुए हैं। उसमें से
एक महिला की मृत्यु हो गई है जिसकी डेड बॉडी कवर कर ली गई है, और 5 और लोग जो हैं जिनको जिंदा जो है वहां से बचा लिए गए हैं, और 9 लोग जो हैं अभी भी उस मलबे में दबे हुए हैं। अब उनका, क्योंकि कल देर शाम तक उसका रेस्क्यू चला था और सुबह 6 बजे से दोबारा से एनडीआरएफ, हिमाचल पुलिस के जवान जो है और प्रशासन की टीमें जो है वो रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। दूसरी तरफ कल नगरोटा में एक 11 वर्षीय बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई, उसको देर शाम जो है उसकी डेड बॉडी रेस्क्यू की गई, और उसके साथ ही साथ एक और शाहपुर से जो एक और शख्स है वो भी अभी तक लापता बताया जा रहा है इस बाढ़ में। तो ये सारे 17 लोग जो है कल से गायब हुए थे, जिसमें 2 की जो है वो दुखद मौत जो है इन हादसों में हो चुकी है। साथ ही साथ अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कांगड़ा जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे है वो पूरी तरह से अभी ट्रैक बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जगह जगह मलबा आ गया था, भारी पानी जो है वो ट्रैक के अंदर आ गया था। उसके साथ मैं अगर जिला कांगड़ा के कुल मिलाकर के बात करूं तो काफी सारे जो एनएच था वो भी बंद था, उसको भी अभी खोल दिया गया है, लेकिन कुछ जगह अभी बंद है। साथ के साथ लगभग 53 करोड़ का अभी तक आकलन किया जा चुका है कि 53 करोड़ का नुकसान जो है वो कल के दिन में हुआ है, और भी नुकसान की खबर, क्योंकि शाहपुर का भी जो है आकलन करना किया जाना अभी बाकी है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो कांगड़ा पहुंच रहे हैं, और यहाँ से सीधे वो बोह गांव की ओर रवाना होंगे, और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री जो है वो लेने वाले हैं। जी बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। शिमला से विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, फिलहाल वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग का क्या अनुमान है आगे कब तक इस तरीके का मौसम जो है पहाड़ों पर बना रहेगा? हल्की बारिश जो है बहुत जगह पर यहाँ पर दर्ज की गई जिला शिमला में, लेकिन राजधानी शिमला में मौसम थोड़ा खुलना शुरू हो गया। अचानक बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और शिमला में बारिश का इतना ज्यादा प्रकोप है वो नहीं रहा, लेकिन जो बाकी जिले हैं आज के लिए भी 7 जिलों को अलर्ट करने के लिए कहा है जिला प्रशासन को, और 7 जिलों के लिए जो है वो किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। खासतौर पर ये कहा गया है 25 साल के बाद है कि 25 साल के बाद इतनी बारिश जो है वो इस तरह से हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और जो जिला कांगड़ा है, धर्मशाला में तो करीब करीब ये मानिए आपकी 400 मिलीमीटर बारिश वो बीते 24 घंटों के दौरान, बिल्कुल वैसे में बड़ा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से जब इतनी बारिश एक चीज बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अगर ये कहा जाता है कि जब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे साइंटिफिकली अगर हम कहें तो उसे कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, यानी कि बादल घटना जो है वो सीधे तौर पर एक बारिश नहीं होती। लेकिन अगर 100 मिलीमीटर बारिश अगर एक समय में तो ये कहा जाता है कि बादल जो है वहां पर फट जाता है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों को कहना है कि ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी किया गया, अलर्ट में रहने के लिए पहले ही कहा गया, लेकिन जाहिर तौर पर अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया था। और कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश मनाली से हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, फिलहाल वहां कैसी स्थिति है? मौसम कैसा बना हुआ है? काफी बारिश की वजह से असर जो है बहुत हद तक यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, हालांकि जो बरसात है वो कल शाम से ही मनाली में थम गई है, और जो मनाली जो मंडी मार्ग था नेशनल हाईवे वो बंद हो गया था। साथ ही साथ जो दूसरा मार्ग था मंडी जो कटोला होके जो कंडी कटोला होके वो भी बंद था, लेकिन शाम दोनों मार्ग खुल गए थे। लेकिन अभी मनाली लेह मार्ग भी बीच में कई जगहों पे अभी बंद पड़ा हुआ है। साथ में आपको मैं अभी की ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मनाली की पास की है। कल शाम के बाद ही जैसे ही बारिश बंद हो गई उसके बाद जो मौसम एकदम सुहाना बना हुआ है। हालांकि बादल अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का जो सिलसिला जो लगातार जो पिछले 2 दिन से चल रहा था वो अभी थम चुका है। और अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह का तो मौसम कल शाम के बाद बारिश थमने के बाद जो सुहावना बन चुका उसके कारण जो जितनी जो सैलानी जो है यहाँ पे पूरा बिल्कुल और मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हालांकि तबाही का मंजर भी देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अनुद्यमान आपका, कमलेश आपका और विकास शर्मा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में बारिश या बर्फबारी मतलब खूबसूरत नजारा और सुहावना मौसम, मगर यही मौसम हिमाचल वासियों के लिए हर साल मुश्किलें लेकर आता है। घंटों घंटों तक बिजली गायब हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को व्यवसाय को नुकसान होता है, लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं, बेजुबान जानवर बह जाते हैं, हजारों की संख्या में हर साल लोगों की मौत होती है। ऐसे में हिमाचल में अभी हाल ही में मानसून ने रफ्तार पकड़ी, और किसे पता था कि ये शुरुआती रफ्तार जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर
भागना पड़ा। कांगड़ा की तबाही, ढह गए आशियाने, किस तरीके से ढह गए, लोगों का घर जो है इस बरसात में ढह गया और राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में बरसात ने जमकर तबाही मचाई और इसको लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने मीडिया को जानकारी दी कि उनकी विधानसभा में भी जमकर तबाही मची। फिलहाल प्रशासन ग्राउंड पर मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और लोगों की मदद यहां पर की जा रही है। पोई और का पुल मैं बता रही, अनसुई पंचायत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 गांवों में पानी भर गया है और दरिया जो है उसने अपना रुख ही बदल दिया है और रुख बदलने के चक्कर में जो है उनका जो पुल भी डैमेज हुआ है और पुल डैमेज होने के साथ साथ जो है वहाँ पर जो गांव है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। पशुशालाओं का भी नुकसान हुआ है। लोगों को सेफ प्लेस पे ले आए हैं जब तक पानी जो है पूरी तरह से रुक नहीं जाता। तो ये सारी टीम है। भागसू में बहुत क्लाउड ब्लास्ट हुआ है जिसके चक्कर में नाले जो हैं वो बहुत बह गए हैं। कई जगह पे डंगे निकल गए हैं, कॉर्नर निकल गए। उसके चक्कर में जो है नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा कांगड़ा में हुआ है और डीसी साहबान पूरा मुस्तैदी से लगे हैं। शाहपुर के एसडीएम और अलग अलग जगहों पे हर एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ के कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जो अलर्ट कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 15 जुलाई को सुबह 11 बजे एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों की मौजूदगी में सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को उनका एक एक अस्थि कलश दिया जाएगा, जो कि अपने अपने ब्लॉकों में पावन सरोवरों में इनका पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जन करेंगे। अपूर्णीय क्षति हुई है, शून्य पे वो हम सबको छोड़ गए हैं। 15 तारीख को एक प्रार्थना सभा हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजीव भवन शिमला में रखी है। उस दिन सभी हमारे सीनियर लीडर्स, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, हमारे सीएलपी मुकेश अग्निहोत्री जी और जितने तमाम हमारे एमएलएज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी प्रेजेंस में हमारे सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष और जितने भी सीनियर लीडर्स प्रदेश के हैं वो इस प्रार्थना सभा में आएंगे और उस दिन यहाँ से विधिवत रूप से समारोह के बाद सभी क्षेत्रों में जो है उन ब्लॉकों में इन कलशों को भेजा जाएगा और वहाँ पवित्र स्थान जो भी निश्चित है उस ब्लॉक का या उस क्षेत्र का, ये सुनिश्चित किया जाएगा विधिवत रूप से। 17 तारीख को जो समय हमें पंडित जी देंगे, जो समय गंगा में अस्तु प्रवाहित का रहेगा, उसी दौरान जो है उन क्षेत्रों में ये विधिवत रूप से श्रद्धापूर्वक हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है, हमारे तमाम जो लीडर्स हैं, उनकी प्रेजेंस में इस कार्यक्रम का समारोह का समापन किया जाएगा। उधर सोलन में बारिश होने से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। देर रात हुई बारिश की वजह से खेत नम हो चुके हैं और जिसकी वजह से फसल को ये बारिश बेहद फायदा पहुंचाएगी। अचानक हुई इस बारिश से सोलन के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खेतों में टमाटर, शिमला मिर्च, मक्की, खीरे की फसल लगी हुई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से खेत सूख रहे थे, जिसकी सिंचाई केवल सिंचाई के टैंकों से हो रही थी, जिसके चलते एक सीमित मात्रा में ही फसल को पानी मिल रहा था और किसानों को मेहनत भी अधिक करनी पड़ रही थी। लेकिन बारिश से पानी की कमी पूरी हो गई है, जो कि फसलों के लिए बेहद लाभदायक है। उधर कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जिला प्रशासन आगे आया है और जिला प्रशासन के प्रयासों से हमीरपुर जिले में 9 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। बता दें आपको कि 61 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान माता या पिता में से एक को खोया है, तो उनकी भी पहचान कर पालन पोषण कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उधर सोलन और साथ ही शिमला के बीच बने 4 लेन रोड पर टेल टैक्स स्थापित होने से अब आपको बता दें कि लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि उन्हें लगता था कि इस रोड के बनने से कम समय में शिमला से चंडीगढ़ पहुंच जा सकेगा, लेकिन इस रोड पर टोल टैक्स की वजह से हो रही देरी की वजह से पहले से और ज्यादा समय लग रहा है। दरअसल लोगों को टोल टैक्स देने के लिए घंटों कतारों में लगा रहना पड़ता है, जिसने सोलन वासियों को सुविधा नहीं बल्कि दुविधा में डाल दिया है, जिससे यहाँ के लोगों ने सरकार से इस समस्या के बारे में संज्ञान लेने की बात कही है। जो ये हमारा टोल बैरियर जो लगा है सनवारा में, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं कल इवन चंडीगढ़ गया हुआ था तो अपने परिजनों के साथ, तो बहुत दिक्कत होती है। किसी ने इमरजेंसी में जाना हो तो कम से कम 3 घंटे लग रहे हैं जाने के लिए। हम कल 1 घंटा कम से कम जाम में वहाँ फंसे हैं टोल बैरियर के पास। तो इसमें ऐसा है कि 4 लेन वालों को थोड़ा सा इसके सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो कैसे जाएगा। ये कहा गया था कि जब 4 लेन बनेगा तो जो रोड है डाइवर्ट हो जाएगा, जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग रास्ते से जाएंगी और सभी को फ़ायदा होगा। जो 4 घंटे का सफ़र 1 घंटे में होगा। लेकिन मैं पिछले कल यहाँ शो करने गया था, बड़ी मुश्किल से हमारा कार्यक्रम खुले हैं, शो करने गया था। लेकिन एक तो रोज़ हम वहाँ टोल देने से बड़ा दुखी होते हैं 16 नंबर की गाड़ी। उसके बाद जो शो 6 बजे करना था वो 8 बजे हम वहाँ पहुँचे। 2-2 घंटे का यहाँ पर जाम लग रहा है। उधर पांवटा साहिब के उपायुक्त सिरमौर ने दरअसल बताया कि चांदनी पंचायत के अंबोन गांव में भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए प्रशासन लोगों की हर तरह से सहायता कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहित योजनाओं के तहत पीड़ित परिवार को रिहायशी जगह मुहैया करवाने के लिए सरकार से अनुमति के लिए प्रस्ताव हटाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। और वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को अन्य जगह भूमि अवगत करानी पड़े तो विभाग पीछे नहीं हटेगा। ये कदम होता है कि ये तो अगर मान लो अनसेफ हो जाता है जगह तो उनको फिर हम अलग से भी लैंड अलॉट कर देते हैं, वहाँ पे लोग हैं तो उसके अनुसार। और उस एरिया को मान लो कुछ प्रोडक्शन देने से वो एरिया बच जाता है तो हम उसको प्रोडक्शन दे के जो है उसमें प्लांटेशन वगैरह करके, ताकि उसमें लैंड स्लाइडिंग ना हो, बरसात में जो है वो प्रतिरोध ना हो तो लोग सुरक्षित रहें। तो उस संभावना को देखा जाएगा, जो भी इसमें पॉसिबल फिजिबल पॉसिबिलिटी होगी उसके हिसाब से इसमें काम करें। अगर मान लो लगता है कि वो बिल्कुल ही अनसेफ हो गया रहने के लिए तो तुमको किसी और जगह जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा। फिर जो दूसरी जगह सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग दी जाती है उन परिवारों को देकर वहाँ पर रिहेबिलिटेट करेंगे। उधर पांवटा साहिब के सालवाला पंचायत में गिरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से मंगलवार रात करीब 6 लोग अपने मवेशियों के साथ एक टापू पर फंस गए, जिन्हें सुबह होमगार्ड के गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं टापू पर फंसे लोगों ने प्रशासन से उनका सहयोग करने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। वहीं हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में स्थित देव कमरूनाग का मंदिर कमरूनाग घाटी में स्थित है। आपको बता दें, कमरूनाग मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को रोहंडा से कमरूनाग जाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है और इस बीच उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर रोहंडा पंचायत के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद ने सरकार से मांग की है कि रास्ते पर लोगों को संकट की स्थिति में ठहरने के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए, पीने के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, ताकि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें आपको, प्रकाश चंद का कहना है कि जैसे ही सरकार ने 1 जुलाई से मंदिरों को खोलने के आदेश दिए हैं तो हजारों श्रद्धालु हर रोज मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा कोरोना नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाए।